हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आपके लिए केमिस्ट्री में लेसन नंबर 9 पढ़ा रहे हैं और ये लेसन नंबर 9 का हम लास्ट वीडियो बनाएंगे बच्चों। और इसमें हमने आपको जो समझाया है उपसय संयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग। इसमें मैंने आपको दो तरह के अनुप्रयोग आपको बता दिए हैं बच्चों। एक अनुप्रयोग तो मैंने आपको बताया है जैव प्रणालियों में और दूसरा अनुप्रयोग बताया मैंने जैव तंत्र में। स्टूडेंट्स, आज हम गुणात्मक विश्लेषण में इनका तीसरा उपयोग लेने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड एप्लीकेशन गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण में विद्यार्थियों, गुणात्मक विश्लेषण में हम केवल क्षारीय मूलकों के परीक्षण के लिए विश्लेषण करेंगे। क्षारीय मूलकों के परीक्षण के लिए बच्चों सबसे पहला हमारे माइंड में यही क्वेश्चन उठता होगा कि ये क्षारीय मूलक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको रसायन विज्ञान के प्रैक्टिकल के दौरान एक पुड़िया दी जाएगी। उस पुड़िया में 2 धनायन और 2 ऋणायन उपस्थित होंगे, लेकिन हमको ये पता नहीं होगा कि वो 2 धनायन कौन से और 2 ऋणायन कौन से। तो विद्यार्थियों, जो धनायन होते हैं यानी कि लवण के धनायन भास्मिक मूलक या क्षारीय मूलक के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों, किसी भी लवण में जो धनायन होते हैं उनको भास्मिक या क्षारीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भास्मिक या क्षारीय मूलक। विद्यार्थियों, इन क्षारीय मूलकों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से कुछ वर्ग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ग फर्स्ट, सेकंड। बच्चों, सेकंड को यहाँ 2 भागों में बांटा जाता है, ए और बी में। इसके बाद में थर्ड आता है, इसके बाद में फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और जीरो है। शून्य नहीं होता है, जीरो तक ये वर्ग इन्होंने बना रखे हैं। बच्चों, फर्स्ट वर्ग में Ag प्लस, Hg2 प्लस, Hg2 प्लस इनके संकुल यौगिक निर्मित होंगे। स्टूडेंट, सेकंड ए में कॉपर प्लस 2 के संकुल यहां पर बनेंगे। सेकंड बी में स्टूडेंट्स Sn प्लस 4 और एंटीमनी प्लस 3 के संकुल यहां पर बनेंगे। स्टूडेंट्स, अब ऐसा नहीं है कि इनमें और आयन नहीं आते हैं, हम केवल उन आयनों के बारे में आपको बता रहे हैं जिन आयनों के संकुल यौगिक बनते हैं। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं तो यहाँ आर्सेनिक 3 प्लस भी आता है, Sn2 प्लस भी होता है। कॉपर प्लस 2 में अगर हम देखें तो लेड 2 प्लस भी आएगा। लेड फर्स्ट ग्रुप में भी आता है, लेड 2 प्लस, और Hg2 प्लस यहाँ आएगा। स्टूडेंट, थर्ड ग्रुप की बात करते हैं हम, तो थर्ड ग्रुप में 3 आयन आते हैं, एल्यूमिनियम प्लस 3, आयरन प्लस 3, क्रोमियम प्लस 3। स्टूडेंट, संकुल जो बनाएगा वो आयरन प्लस 3 बनाएगा। तो जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो संकुल यहां पर पढ़े जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, ग्रुप 4 में जिंक प्लस 2 है, निकल प्लस 2 है, कोबाल्ट प्लस 2 है, Mn प्लस 2 है। स्टूडेंट्स, आयन तो इतने सारे होंगे इस ग्रुप में,
लेकिन अध्ययन केवल इन दोनों का हम करेंगे, इन्हीं के हम संकुल यौगिकों का निर्माण करेंगे। फिफ्थ ग्रुप में स्टूडेंट्स बेरियम 2+ है, Sr2+ है, कैल्शियम 2+ है, ये तीनों इसमें अध्ययन करते हैं, लेकिन ये संकुल यौगिक इनके ज्ञात नहीं है। 6 की बात करते हैं तो 6 में Mg2+ का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। और स्टूडेंट्स 6 शून्य ग्रुप में हम अमोनियम आयन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल करते हैं तो एक सूखी प्रणाली लेते हैं और उस सूखी प्रणाली में थोड़ा सा अल्प मात्रा में हम इसमें सूखी प्रणाली में लवणों को मिला देते हैं और सबसे पहले शून्य समूह का परीक्षण किया जाता है, 0 ग्रुप का परीक्षण किया जाता है। तो तनु NaOH मिलाकर जब हम परीक्षण करते हैं, अगर अमोनिया की जैसी गंध आती है तो आप उसमें कह सकते हैं कि इसमें शून्य समूह उपस्थित है। अगर नहीं आती है तो इसके बाद में हम सिस्टेमेटिक वे में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5 और 6 का अलग अलग तरीके से परीक्षण करते हैं, जिनमें 2 तरह के परीक्षण होते हैं बच्चों। एक प्रारंभिक परीक्षण होता है, एक निश्चयात्मक परीक्षण होता है। प्रारंभिक परीक्षण में केवल ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें ये धनायन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर आप केवल टेस्टिंग चाहते हैं कि भाई इसमें ये आयन उपस्थित है या नहीं है, तो आप उनके फिर समूह अभिकर्मक मिलाते जाएंगे और उनका टेस्ट करते जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप टॉपिक डाल दीजिए 3rd नंबर, क्षारीय गुणात्मक विश्लेषण में क्षारीय मूलकों के परीक्षण के लिए। और आप लिखना इसमें किसी लवण में क्षारीय मूलक, किसी लवण में क्षारीय मूलक धनायन होते हैं, धनायन होते हैं जिनका परीक्षण निम्न वर्गों के अंतर्गत किया जाता है, जिनका परीक्षण निम्न वर्गों के अंतर्गत किया जाता है। विद्यार्थी ये टेबल बना ले पूरी की पूरी, हम इसी के आधार पर आगे की स्टडी करेंगे। इसको आप बना लीजिए प्रॉपरली। और स्टूडेंट्स जब आप इसको बना लें तो अब हम आपके सामने एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे और उनको समझते जाएंगे। विद्यार्थियों सबसे पहले हम परीक्षण कर रहे हैं वर्ग समूह फर्स्ट, वर्ग फर्स्ट के Ag+ व Hg2+ आयनों का पृथक्करण। सभी बच्चे ये हेडिंग डाल लेंगे, ये हेडिंग डाल लेंगे, वर्ग फर्स्ट के Ag+ व Hg2+ आयनों का पृथक्करण। स्टूडेंट्स कैसे करते हैं? देखिए, जो Ag+ होता है ये Ag सेल के श्वेत अवक्षेप के रूप में उपस्थित होता है, और जब हम इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मिलाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाते हैं तो ये जल में विलय संकुल यौगिक का निर्माण करता है, जल में विलय संकुल यौगिक का निर्माण करता है। विद्यार्थियों ये ऐसे संकुल का निर्माण करता है, जल में विलय संकुल का, और साथ में यहाँ 2 मोल H2O के ये निकाल देगा। तो जल में विलय संकुल है जिसका नाम सभी बच्चे जानते हैं, डाइएमीन क्लोरो सिल्वर फर्स्ट, ये इसका नाम है। और बच्चों ये क्या है? जल में विलय, ये जल में विलय है। ओके बच्चों, देखिए प्रैक्टिकल पार्ट है, आप इसको एक एक चीज क्लियर करें तब बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्टूडेंट्स देखिए, अब दूसरा, ये सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप था, ऐसे ही मर्क्यूरस क्लोराइड,
ये क्या होता है बच्चों? मर्क्यूरस क्लोराइड। इसकी क्रिया जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो बच्चों ये निम्न संकुल बनाता है Hg प्लस HgNH2Cl। ये निम्न संकुल बनाता है जिसका इन दोनों को मिलाकर इनका काला अवक्षेप होता है, काला अवक्षेप बनाते हैं। तो अलग अलग संकुल हो गए, अलग अलग अवक्षेप आ रहे हैं, किसी कोई जल में विलय, कोई जल में अविलय होता है। बाई प्रोडक्ट देखिए, यहाँ से H2O और HCl निकल जाएगा, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? H2O और HCl निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? ये पहली रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको इनमें क्या है, एक तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वर्ग फर्स्ट में हम किन किन आयनों का पृथक्करण कर रहे हैं। दूसरी बात हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्रिया कारक है परस्पर क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया कारक की नॉलेज हो, क्रिया कारक की नॉलेज हो तो फिर संकुल बनाना हम सिखा सकते हैं आप लोगों को। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है क्रिया कारक कौन कौन से हैं तो फिर तो समस्या आएगी सही। तो ये सिल्वर क्लोराइड है और ये क्या है बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो स्टूडेंट्स इस पहले ग्रुप में लिखना Ag प्लस व Hg2 प्लस आयनों का पृथक्करण करने के लिए AgCl के श्वेत अवक्षेप को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाते हैं तो यह जल में विलय संकुल बनाते हैं, जबकि Hg2Cl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाने पर निम्न संकुल के द्वारा काला अवक्षेप बनाता है, काला अवक्षेप बनाता है। स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शन नोट कर ले आप, ये दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये वर्ग फर्स्ट के हमने धन आयनों का पृथक्करण कर लिया। अब बच्चों चलिए ऐसे कैसे अब हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इनके आयनों का भी पृथक्करण सिस्टमेटिक वे में करते जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब हम लेते हैं। देखिए आप पता सेकेंड जो वर्ग होता है उसमें दो अलग अलग समूह होते हैं, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड। तो हम वर्ग फर्स्ट की बात करते हैं कि वर्ग ए व बी दोनों की बात करेंगे। वर्ग ए व बी के कॉपर 2 प्लस Sn4 प्लस Sb प्लस 3 प्लस के आयनों का पृथक्करण, के आयनों का पृथक्करण। विद्यार्थियों Sn4 प्लस और Nt3 प्लस के जो आयन होते हैं वो सल्फाइड संकुलों के रूप में पृथक्कृत होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन कॉपर 2 प्लस के जो संकुल यौगिक होंगे वो कॉपर फेरोसाइनाइड के साथ कॉपर यानी कि फेरोसाइनाइड के रूप में प्राप्त होंगे। चलिए हम पहले वर्ग फर्स्ट के देखते हैं। हमने कॉपर सल्फेट ले लिया
और बच्चों इसकी रिएक्शन हमने करवा दी K4FeCN का होल 6। ये पहले से संकुल यौगिक है जिसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है बच्चों इसका फेमस, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड। स्टूडेंट्स जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो इस पोटेशियम को ये कॉपर हटा देगा और बना देगा चॉकलेटी अवशेप Cu2FeCN का होल 6 का। स्टूडेंट्स इसका ये चॉकलेटी अवशेप बनता है, चॉकलेटी अवशेप बनता है। स्टूडेंट्स इसका रासायनिक, इसका जो आईयूपीसी नाम है आप सभी जानते हैं, इसका आईयूपीसी नाम है कॉपर हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। ये इसका स्टूडेंट्स रासायनिक नाम है। बच्चों देखिए अब यहां पर आपके पास पोटेशियम 4 है और सल्फेट 2 है, तो इनके साथ इसका बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा। अब बच्चों बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 2K2SO4, 2K2SO4 यानी कि 2 मोल पोटेशियम सल्फेट के निकलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ कॉपर 2+ आयन का पृथक्करण इस समीकरण के माध्यम से, ऐसे संकुल बनने के माध्यम से हो जाता है जिसमें हमको चॉकलेटी अवशेप प्राप्त होता है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं आपसे कि जो एसएन और एसएन जो होता है वो होता है +4 में। एसएन जो होता है वो होता है +4 में, यानी कि एसएन डाइसल्फाइड की जब हम रिएक्शन यानी कि टिन डाइसल्फाइड की रिएक्शन हम जब करते हैं अमोनियम डाइसल्फाइड से, किससे करते हैं बच्चों, अमोनियम डाइसल्फाइड से। ये अमोनियम डाइसल्फाइड है, इस अमोनियम डाइसल्फाइड के साथ ये क्रिया करके एक संकुल यौगिक बनाएगा, एक संकुल यौगिक बनाएगा। विद्यार्थियों वो जो संकुल यौगिक होगा वो भी एक सल्फाइड ही होगा। और देखिए वो सल्फाइड यौगिक कैसा होगा, NH4 का होल ट्वाइस SnS3 प्लस SnS3 यानी कि इसका जो नाम है अमोनियम थायो स्टीनेट स्टेनस से बना है, स्टीनेट अमोनियम थायो स्टीनेट। ये सल्फर का एक संकुल हमको प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये संकुल यौगिक बनने की रिएक्शन है, इसमें आपको ये क्रियाकारक की नॉलेज होनी चाहिए। विद्यार्थियों अगर हम एंटीमनी सल्फाइड लेते हैं और उसकी हम 3 मोल अमोनियम डाइसल्फाइड से रिएक्शन करें, तो देखिए ये बनाएगा NH4 का होल थ्राइस SbS4 प्लस सल्फर। स्टूडेंट देखिए बैलेंस रिएक्शन कंप्लीटली, 2 Sb है तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 Sb है, सल्फर 3 यहाँ पर है और H2 6 9 सल्फर है, तो देखिए आप 2 4 जा 8 और 1 9 है। स्टूडेंट्स अमोनियम आयन 6 है, 3 2 जा 6 है, ये कंप्लीटली बैलेंस है। और ये संकुल जो बना है अमोनियम थायो स्टीबिनेट। आपको पता है Sb एंटीमनी होती है जिसको स्टीबिन भी कहते हैं, तो स्टीबिनेट इसका नेम हो गया इस संकुल का। तो स्टूडेंट्स ये इसमें इस
वर्ग ए व बी के इन आयनों के पृथक्करण के लिए इस प्रकार से संकुल यौगिकों का निर्माण होना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बच्चों अब आप इसमें टॉपिक लिख ले, सभी स्टूडेंट टॉपिक लिख ले। वर्ग ए व बी के कॉपर +2 SN+4 एंटीमनी +3 के आयनों का पृथक्करण। और इसमें लिखिए वर्ग सेकंड ए के कॉपर 2+ आयन के पृथक्करण के लिए कॉपर सल्फेट की क्रिया कॉपर फेरोसाइनाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड से की जाती है, जिससे कॉपर फेरोसाइनाइड का चॉकलेटी अवशेष प्राप्त होता है। कॉपर फेरोसाइनाइड का चॉकलेटी अवशेष प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट्स इसको कॉपर फेरोसाइनाइड हम कहेंगे। नेक्स्ट एरो में लिखना एंटीमनी +3 व टिन+4 के सल्फाइड अमोनियम डाइसल्फाइड से क्रिया करके सल्फाइड के संकुल यौगिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों रिएक्शन आप ऐसे की ऐसे ही नोट कर लीजिए, ये तीनों की तीनों रिएक्शन नोट कर ले स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों अब हम आपको थर्ड ग्रुप पे लेके चलते हैं। अब स्टूडेंट थर्ड ग्रुप में हम केवल एक ही आयन का पृथक्करण करेंगे, वर्ग थर्ड के Fe3+ आयन का पृथक्करण। स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि वर्ग थर्ड में एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम तीनों आयन आते हैं। इनके पृथक्करण के लिए हम क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड का विलयन लेंगे और उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड की क्रिया करवाएंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की क्रिया से जो संकुल बनेगा वो संकुल बनेगा Fe4। क्या बनेगा? Fe4 FeCN का होल 6 थ्राइस और बाद में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो KCl होगा। स्टूडेंट्स Fe4 आ रहा है तो 4 Fe कर दीजिए, पोटेशियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। Fe4 ये Fe4 ये रहे, इसके बाद में ये 3 Fe, तो देखिए ये Fe कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। Cn का होल 6 भी थ्राइस है, तो Cn का होल 6 का थ्राइस है, यानी कि इस पूरे को अगर आप नजर देखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये 3 से यहाँ पर हमने भर लगा दिया। अब पोटेशियम कितने हो गए, 12, और Cl भी कितने हो गए, 12, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों, 12 KCl लगा देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो बना है इसका जो रंग होता है, इसका रंग बना है प्रसन्न ब्लू, इसका कलर होता है प्रसन्न ब्लू। स्टूडेंट्स इसका जो नाम होगा वो होगा फेरिक थर्ड, IUPAC नाम बता रहा हूं मैं आपको, फेरिक थर्ड हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, ये इसका नेम होता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर, ये थर्ड पॉइंट आप डाल लीजिए, वर्ग थर्ड के Fe+3 आयन का पृथक्करण
और इसमें लिखिए इस समूह के पृथक्करण के लिए फेरिक क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम फेरोसाइनेट से करते हैं, जिससे प्रसन्न ब्लू रंग का संकुल यौगिक बनता है। प्रसन्न ब्लू रंग का संकुल यौगिक बनता है। स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे से नोट कर ले रिएक्शन को। रिएक्शन स्टूडेंट्स याद करनी पड़ेगी आप सबको, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। हम केवल आपको कैसे ये रिएक्शन हो रही है ये चीज समझा सकते हैं बच्चों। अगर आपको क्लियर चीजें समझनी है तो आप इन रिएक्शनों को ब्रेक कर करके देखें, याद आपको रखनी पड़ेगी। वर्ग थर्ड के बाद में स्टूडेंट्स अब हम वर्ग 4 पे बढ़ते हैं। हालांकि वर्ग थर्ड का एक एग्जाम्पल और होता है, इस एग्जाम्पल को आप समझ ले। ये लाल रंग का संकुल बनाता है पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ क्रिया पर। ये KHCN माइनस पोटेशियम थायोसाइनेट होता है। अब ये जो संकुल बनाएगा FeSCN का FeSCN 2+ चलो रहने दो, इसको रहने दीजिए आप, केवल 2 ही रहने दे। वैसे आयरन 3+ पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ क्रिया करके ये लाल रंग का संकुल बनाता है। ये लाल रंग का संकुल बनाता है। अब वो लाल रंग का संकुल कैसे बनाता है उसकी रिएक्शन एक बार और देख लो। चलो, हमको HCN माइनस को थायोसाइनेटो बोलते हैं, लेकिन K लगाते इसका माइनस हट जाएगा, K लगाते इसका माइनस हट जाएगा और ये बना देगा FeSCN और 2+ यहाँ पर और K+ आउट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा लाल रंग का संकुल। लाल रंग का संकुल ये भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं, ये थर्ड में ही लिख सकते हैं, ये थर्ड में ही लिख सकते हैं। वर्ग थर्ड में इस एग्जाम्पल को आप ऐड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? आयरन 3+ पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन से क्रिया करके लाल रंग का संकुल बनाते हैं। लाल रंग का संकुल बनाते हैं। ओके विद्यार्थियों, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं वर्ग 4 के जिंक 2+ व निकल 2+ आयनों का पृथक्करण। विद्यार्थियों, इन आयनों का पृथक्करण करने के लिए जिंक क्लोराइड के रिएक्शन वही पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे। देखिए सेम जैसे पहले करते आए हैं। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पोटेशियम और Cl है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 Cl और 4 पोटेशियम। तो इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, 4 KCl निकल जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, 4 KCl निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हमने 4 KCl निकाल दिया तो जिंक कितने बचे? 2। बस इस जिंक को यहाँ शिफ्ट कर दो, कॉम्प्लेक्स बना दो, Zn2 FeCN का होल 6। ये कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चों। तो जिंक आयन का पृथक्करण इस संकुल के रूप में यहां करते हैं। संकुल का नाम आपको पता होना चाहिए, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये संकुल स्टूडेंट्स यहां जिंक का बनेगा। क्लियर बच्चों? क्लियर हो जाना चाहिए आपके ये। अब हम आपसे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट इसी की ही निकल 2+ आयन की। बच्चों निकल +2 आयन को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं
तो हम निकल का हम यौगिक ले लेते हैं NiCl2 और उसकी रिएक्शन करवा देते हैं 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और साथ में डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम से, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम DMG का सूत्र क्या होता है बच्चों? CH3C डबल बॉन्ड NOH। स्टूडेंट्स यहाँ डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम में नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। स्टूडेंट्स इसके 2 मोल लिए जाएंगे, इसके 2 मोल लिए जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ 2NH4 और 2Cl, ये तो 2NH4Cl निकाल देंगे। अब यहाँ 2 OH बची है। अब ये 2 OH क्या करेगी? इसकी H और इसकी H, 2 H से क्रिया करके 2 जल के अणु निकाल देंगे। तो बच्चों देखिए इनके जुड़ने की टेंडेंसी कैसे जुड़ेंगे, तीनों कैसे जुड़ेंगे, कैसे संकुल बनाएंगे। ये निकल बचा है तो निकल बीच में आ जाएगा, ये निकल बीच में आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब इनको मैं जोड़ने की टेक्निक आपको समझा रहा हूं, ये कैसे जुड़ेंगे। देखिए ये N और इससे जुड़ा हुआ है ये OH, फिर ये C और इन दोनों से जुड़े ये CH3, ये CH3। स्टूडेंट्स फिर वापस क्या आ रहा है? N आ रहा है और N से क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। ये अभी मैं केवल आपको जोड़ के बता रहा हूं कि ये कैसे जुड़ेंगे। OH, ये सब जगह इनके डबल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहे हैं, C डबल बॉन्ड N, ये ऐसे जुड़ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से बाई प्रोडक्ट कैसे निकले हैं उनके बारे में भी मैं समझाऊंगा। देखिए बच्चों ये इस तरह की कहानी है। अब इसमें क्या करना है हमको, जैसे मैंने यहाँ पर इसका H हटाया तो इसका जो द्विबंध था उसको आप, ये द्विबंध तो यहाँ रहेगा सही, लेकिन आप इसको उपसय संयोजक बंध की जगह पर आप इसको ऐसे बता देंगे, इसको ऐसे बता देंगे। अब एक H आपने यहाँ से हटा दी, एक H आपने यहाँ से हटा दी, तो जिस तरफ आपने H हटाई है वहां आप क्या लगा देंगे, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो नाइट्रोजन ये डोनेट करेगा और एक OH यहाँ है, यानी कि अपोजिट साइड से आपको एक H हटा देना है। तो ये एक संकुल यौगिक बन जाएगा बच्चों। और देखिए एक H यहाँ से हटा, एक H यहाँ से हटा और 2 OH यहाँ पर है, तो बच्चों साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 2H2 और 2 NH4 और 2 Cl है, इससे क्या निकल जाएगा? 2NH4Cl, 2NH4Cl। तो इस तरीके से ये निकल का एक किलेट लिगेंड हमको प्राप्त हो चुका है। ये देखिए चक्रीय वलय यहाँ पर बन चुकी है, ये इसका किलेटीकरण हो चुका है और इस संकुल के कारण इसका स्थायित्व भी बढ़ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब इसके बारे में लिखिए। टॉपिक आपने डाल लिया होगा और इसमें लिखिए जिंक 2+ का आयन पृथक्करण करने के लिए इसकी पोटेशियम फेरोसाइनेट से क्रिया कराते हैं, जिससे संकुल यौगिक का निर्माण होता है। ये रिएक्शन लिख लेंगे बच्चों। फिर इसके बाद में लैंग्वेज लिखे निकल 2+ आयन का पृथक्करण करने के लिए, निकल 2+ आयन का पृथक्करण करने के लिए इसकी क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम के साथ करते हैं, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम के साथ करते हैं तो डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम के साथ करते हैं तो संकुल यौगिक का निर्माण होता है, तो संकुल यौगिक का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन पूरी ऐसे कैसे नोट कर लीजिए कंप्लीटली। इनको आप ऐसे कैसे नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स ये सब पूरे थे आपके गुणात्मक विश्लेषण।
इस तरीके से हमने ये पूरे अनुप्रयोग कर दिए स्टूडेंट्स। ये अनुप्रयोग हो चुके हैं टोटल स्टूडेंट्स। अब आपको मैं होट्स के बारे में समझाऊंगा, कौन कौन से इस लेसन के होट्स बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस होट्स में आएगी। जो भी कोई बात छूट जाती है उसको हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में ले लेते हैं। तो पहला होट्स देखिए बच्चों, पहला होट्स देखिए स्टूडेंट्स, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। इस संकुल में धातु परमाणु से प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा हुआ है। धातु परमाणु से प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा हुआ है। फिर भी इस संकुल यौगिक का जो संकरण है वो sp3 होता है, जबकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड वालों में संकरण D से चालू होना चाहिए, संकरण D से चालू होना चाहिए, लेकिन इसका क्या होता है, sp3 होता है। देखिए क्यों होता है, आप देखिए निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। अगर बच्चों निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है तो निकल जीरो का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों, ऑर्गन 3d8 4s2। स्टूडेंट्स अब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं तो 3d8 हो गया। चलिए अब आप देखिए ये 3d8 यानी कि 3d और 4s और 4p वैकेंट पड़ा होगा। तो देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये तो आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन इस निकल, अब बच्चों यहां पर क्या उत्तेजित अवस्था में ले जाना जरूरी है क्या, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा तो। लेकिन ये तो चेक करेंगे ना बच्चों हम कि इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी, यानी कि ये देखेंगे लिगेंड कौन सा है। तो CO प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण, CO प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा। अब बच्चों 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित हो जाएंगे। देखिए आप यहाँ युग्मन देखो आप, 1 2, ये 2 तो पहले से ही थे, ये 3 तो पहले से ही थे, अब चौथा ये और शिफ्ट हो जाएगा। इससे एक कक्षक खाली हुआ, युग्मन से एक कक्षक खाली हुआ, लेकिन तुरंत ही s के इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, ये s के इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास कक्षक कौन कौन से खाली हो गए, एक 4s खाली हो गया और एक 4p खाली हो गया। अब आपके पास अतिव्यापित होने के लिए CO 4 CO लिगेंड है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इन खाली कक्षकों में देख के संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। तो 4 CO द्वारा संकरित कक्षकों का निर्माण, तो निर्माण कर देते हैं बच्चों संकरित कक्षकों का। तो देखिए कैसे संकरित कक्षक बनेंगे, ये देखिए आप, ये 4 1 2 3 और ये 4, इन चारों ने अपने लोन पेयर इनमें डोनेट कर दिए, इन चारों ने, जिसमें 1 S और 3 P भाग ले रहे हैं। तो कुल 4 sp3 संकरित कक्षक बन गए, कुल 4 sp3 संकरित कक्षक बन गए। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के बावजूद हो रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपकी बुक में भी ये पहला क्वेश्चन यही दे रखा है, NiCO का होल 4 में संकरण क्या है, तो sp3 है। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। ओके बच्चों, तो ये पहला पॉइंट था। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कभी भी। चलिए बच्चों अब हम इसको नोट कर लीजिएगा, होट्स नंबर 2 लेते हैं।
स्टूडेंट्स दूसरा हॉट्स ये कि जल की कठोरता के मापन के लिए, जल की कठोरता के मापन के लिए सठ दंतुक लिगेंड का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट, जल की कठोरता के मापन के लिए या जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मापन के लिए EDTA4- यानी कि 60 दंतुक लिगेंड का उपयोग करते हैं। EDTA4- का उपयोग करते हैं। ये सेकंड हॉट्स स्टूडेंट्स। थर्ड हॉट्स, ये जो पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये किसी न किसी ने तो बनाई होगी। ये बनाई थी वर्नर वैज्ञानिक ने। किसने बताई थी बच्चों? वर्नर ने। तो इनका पूरा नाम होता अल्फ्रेड वर्नर। तो सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे, अल्फ्रेड वर्नर को उपसहसंयोजक रसायन के पिता कहा जाता है। उपसहसंयोजक रसायन के पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। पिता या जनक कहा जाता है। उपसहसंयोजक रसायन के पिता या जनक कहा जाता है। विद्यार्थियों, इन्होंने किसी संकुल यौगिक में दो प्रकार की संयोजकता होती है उसके बारे में बताया। जैसे मैं आपसे कहूं CrH2 का होल 6Cl3, ये एक संकुल यौगिक है। इसमें दो तरह की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता जो ऋणाइनों द्वारा संतुष्ट होती है बच्चों, जो ऋणाइनों द्वारा संतुष्ट होती है, प्राइमरी वैलेंसी, शॉर्ट में पीवी कहेंगे बच्चों। अल्फ्रेड वर्नर को उपसहसंयोजक रसायन के पिता कह रहे हैं, जनक कह रहे हैं। इन्होंने किसी भी संकुल यौगिक में, जटिल यौगिक में दो प्रकार की संयोजकताओं के बारे में बताया। एक प्राथमिक संयोजकता होती है जो कि आयनिक होती है, जो सदैव ऋणाइनों द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता के बारे में क्या कहा कि ये आयनिक होती है। एक तो ये वर्ड बोला इन्होंने आयनिक मतलब धनायनिक ऋणायनिक, ऐसे आयनिक होती है। अगर ये ऋणाइनों द्वारा संतुष्ट होती है तो आयनिक में भी मोस्टली कौन सी होती है? ये धनायनिक होती है। ये कौन सी होती है? धनायनिक होती है। दूसरी बात, किसके द्वारा संतुष्ट होती है? ये ऋणाइनों द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा संतुष्ट होती है बच्चों? ऋणाइनों के द्वारा संतुष्ट होती है, यानी कि ऋणाइनों के द्वारा संतुष्ट होती है, ऋणाइनों के द्वारा संतुष्ट होती है। विद्यार्थियों, तीसरी बात देखिए, आप इस संकुल यौगिक में कैसे पहचानोगे कि ये प्राथमिक संयोजकता है? तो पहचानने का तरीका, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ही पीवी होती है। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पीवी होती है। ऑक्सीकरण संख्या पीवी होती है, पीवी होती है। तो प्राथमिक संयोजकता की पहचान बच्चों किससे बता रहा हूं मैं? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या से। ये पीवी के बारे में नॉलेज है। अगर स्टूडेंट्स कोई किसी संरचना दे रखी हो, तो फिर पीवी कैसे पहचानेंगे? संरचना के आधार पर पीवी पहचानने के लिए डॉटेड रेखा से संरचना में पीवी को पहचाना जाता है। डॉटेड रेखा से संरचना में पीवी को पहचाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये चार बातें जो मैंने बताई है ये पीवी के लिए बताई है, लेकिन मैंने कहा ये दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती है। तो स्टूडेंट्स, हम दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं। एसवी के बारे में लिखेंगे,
लेकिन पहले स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, ऐसा कैसा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको ऐसा कैसा नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर कर देंगे बच्चों, एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे ये सब चीजें। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको द्वितीयक संयोजकता के बारे में भी पहले बता देता हूं कि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, कैसे आप याद रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, द्वितीयक संयोजकता के बारे में। द्वितीयक संयोजकता को शॉर्ट में अपन किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स? एसवी के नाम से जानेंगे। ये एसवी के नाम से जानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एसवी देखिए एसवी के नाम से जानी जाएगी स्टूडेंट्स। तो एसवी के नाम से अगर ये जानी जाएगी तो द्वितीयक संयोजकता एसवी, तो इसमें एसवी क्या होती है? एक तो अनआयनित भाग होता है एसवी, अनआयनित भाग। जैसे वो आयनित था तो ये अनआयनित भाग होगा। दूसरी बात यह है कि वो ऋणाइनों द्वारा संतुष्ट होती थी, तो ये ऋणाइनों व उदासीन आयनों, ऋणाइनों व उदासीन के द्वारा संतुष्ट होती है। ऋणाइनों के द्वारा भी संतुष्ट होती है और उदासीन के द्वारा भी संतुष्ट होती है। ये इसकी सेकंड बात है। स्ट्रेंथ थर्ड बात सुनिए। मैंने कहा था कि जो एसबी पीबी होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु की क्या होती है? ऑक्सीजन संख्या। तो ये धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या होती है। यह धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या होती है। उपसहसंयोजन संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये उपसहसंयोजन संख्या से आप ज्ञात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। और संरचना में उसको किससे बता रहे थे? पीबी को। संरचना में पीबी को किससे बता रहे थे बच्चों? संरचना में पीबी को बताने का जो तरीका था वो था डॉटेड रेखा, पूर्ण बंद रेखा द्वारा। इसको किससे बताएंगे? पूर्ण बंद रेखा द्वारा संरचना में इसे पहचाना जाता है। संरचना में से पहचाना जाता है। तो बच्चों मैं एक संरचना बना के आपको बता रहा हूं, जैसे CrCl3.6 अमोनिया है ना। तो देखिए ये 6 अमोनिया हैं, जो संकुल बोलेंगे तो एमीन, संकुल में लेंगे तो एमीन बोलते हैं लिगेंड के रूप में। ये देखिए बच्चों, अब आप देखिए इससे 6 अमोनिया जुड़ चुके हैं। अब इससे डॉटेड रेखा द्वारा ये जो Cl जुड़ रहा है और ये Cl जुड़ रहे हैं, ये जो Cl है ये तो बताएंगे, ये डॉटेड रेखा तो किसको बताएगी? पीवी को। और ये पूर्ण बंद रेखा है जो किसको बताएगी? एसपी को। ऐसे संरचना में हम इनका पता लगाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस संरचना में कहे कि कितनी पीवी और कितनी एसवी है तो आप अपने आप बता सकते हैं। CrNH3 का होल 6Cl3। अब स्टूडेंट्स इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि धातु की ऑक्सीकरण संख्या पीवी को बताती है। तो स्टूडेंट्स इसमें पीवी क्या होनी चाहिए? धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +3। तो पीवी क्या हो गई? +3। अब ये धनायन है ना, धनायन है और आयनिक है, तो धनायन किससे संतुष्ट होता है? ऋणायन से संतुष्ट होता है। धातु की ऑक्सीकरण संख्या आ रही है और इसको किससे बता रहे हैं? डॉटेड रेखा से।
Sb सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि धातु की उपसर्ग संयोजन संख्या। अब बताइए इस धातु से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6 लिगेंड जुड़े हैं, और लिगेंडों की दाता परमाणु की संख्या ही तो क्या होती है? उपसर्ग संयोजन संख्या होती है। कुल कितनी है? 6। अब ये एमीन लिगेंड के द्वारा है, ये उदासीन है, ये ऋणायनिक भी हो सकते थे, लेकिन ये बड़े कोष्टक में आ रहा है, ये अनायनित रहता है, यानी कि इनको वापस आयनों में नहीं तोड़ सकते हैं। अब आपको पता संकुल धनायन भी होता है, संकुल ऋणायन भी होता है, तो आप उसको ऋणायनों द्वारा भी संतुष्ट कर सकते हो या किसी उदासीन लिगेंड द्वारा या आयन द्वारा संतुष्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स पीवी और एसवी का निर्धारण इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा वर्नर का सिद्धांत समझाया है। वर्नर ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को समझाया है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करें, उसका भी पैटर्न मैंने आपको समझाया है। तो आप वर्नर के सिद्धांत के माध्यम से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, इसको ऐसे कैसे पूरा कंप्लीटली नोट कर ले, ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा। और अब आपके लिए एक टॉपिक और है जो मैंने आपसे वादा किया था कि उस टॉपिक के बारे में भी आपको समझाएंगे। एक टॉपिक और था जिसके बारे में मैंने कहा था आपको समझाएंगे, और उसका नाम है प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसको EAN कहते हैं। इसके बारे में सिजविक ने बताया था, सिजविक ने बताया था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि सिजविक के अनुसार जब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड परस्पर मिलकर उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, परस्पर मिलकर उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, तो धातु आयन के इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन का योग अक्रिय गैस विन्यास के समान होता है। इसे ही प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं आपसे कहूं NiCN का हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं CONH3 का होल 6 3+, ये कॉम्प्लेक्स धनायन है। ठीक है बच्चों, इस संकुल धनायन में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपसय संयोजक बंध बनाते हैं। अब आप देखो यहां कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर उनका योग अक्रिय गैस विन्यास के समान आ रहा है तो उस संकुल का स्थायित्व बना रहेगा। तो देखिए कोबाल्ट जेड कितना होता है बच्चों? 27 होता है, लेकिन यहाँ कोबाल्ट किस में? +3 में है, तो +3 में इसका विन्यास क्या होता है? यानी कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 27 - 3 = 24। जेड इसका 27 है, तो 3+ का मतलब क्या हो गया? 24। तो CO3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, CO3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 27 - 3 = 24। और 6NH3 द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे? एक एमीन एक लोन पेयर देती है, तो 6 एमीन कितने दे देगी? 6 एमीन कितने देगी? 2 × 6 = 12 इलेक्ट्रॉन। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना आएगा? EAN = 24 + 12 = 36। और बच्चों 36 किसके समान विन्यास होता है? क्रिप्टोन के समान विन्यास होता है, क्रिप्टोन के समान विन्यास। लेकिन स्टूडेंट्स ये अधिकांश संकुल यौगिकों पे तो अप्लाई है, लेकिन इसके अपवाद भी है, जैसे मैं आपसे कहूं
कि इस यौगिक में आप निकाल के बताइए। एग्जाम्पल नंबर, ये तो फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसमें निकाल के बताइए NiCN का होल फॉर 2 माइनस में, इसमें निकाल के बताइए। तो देखिए कितना होगा, निकल इसमें किसमें, +2 में, निकल 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, निकालिए। निकल 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, तो निकल का 28 होता है, 28 में से 2 गया तो कितना बचा, 26 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। और 4 CN है, तो CN माइनस द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, CN माइनस द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 × 4 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। और 26 और 8 कितने होते हैं कुल, यानी कि EN, देखो बच्चों EN बराबर कितना हो जाएगा, 26 + 8 बराबर 34। अब बताओ 34 किसी अक्रिय गैस का विन्यास है क्या, 34 किसी अक्रिय गैस का विन्यास है क्या, नहीं है ना। तो जब है ही नहीं तो ये अपवाद बन गया। तो बच्चे टॉपिक डाल लो प्रभावी परमाणु क्रमांक और इसकी लैंग्वेज लिखना। सिज्विक के अनुसार संकुल यौगिकों में धातु परमाणु व लिगेंड उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, जिसमें धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन का योग उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान प्राप्त होता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान प्राप्त होता है, जिसे प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN कहते हैं। यह नियम अधिकांश संकुलों के लिए सही साबित हुआ है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल दोनों नोट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, ये अपवाद बन गया और ये फॉलो कर रहा है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, हॉट्स बताए। एक वीडियो और हम आपके लिए बनाएंगे, इस वीडियो में हम आपको बुक के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। तो सारे बुक के क्वेश्चन विद टेस्ट, इनके माध्यम से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और आप दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए हम अगले वीडियो के लिए अगला वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।